नमस्कार एवरीवन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो आज का टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। हम सब ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने जीवन में, किसी भी सिचुएशन में या अपने आप में भी हम एक बदलाव को चाहते हैं। और हमने कई जगह पढ़ा भी है और हम इंस्पायर करते हैं कि हम वैसे बने जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, या हमें लगता है हमें भी वैसे ही बनना है। पर फिर भी इतनी कोशिश के बाद हम फिर भी ट्रिप कर जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि अरे फिर से मैं उसी उलझनों में चली गई, फिर से वही पैटर्न में चली गई। मैं वो नहीं ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में ला पाती हूँ जो मैं सच में लाना चाहती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि हम वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं अपने जीवन में ला पाते? तो इसके दो कारण है दोस्तों। पहला है कि अगर हम सच में अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर अटरली पेशेंस की जरूरत है। बिकॉज क्या होता है, हमारे पास ऐसे बहुत सवाल भी आते हैं लोगों के, जिन्होंने अभी जैसे 6 महीने या 1 साल हुआ है उन्हें ध्यान करते हुए। उन्हें लगता है हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी और दोस्त को तो एक ही महीने में इतना कुछ दिखाई दे गया है, ऐसा क्यों है? वो अपने पास्ट के बारे में जान गया है, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, हम कंपेयर, और हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, वो धैर्य ही नहीं है। हमें लगता है कि फटाफट चीजें मिलनी चाहिए, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, 2 मिनट्स मैगी 2 मिनट्स में बन जाती है। ऐसे ही हमें चाहिए जीवन में 2 मिनट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, 2 मिनट्स में मैजिक हो जाए, 2 मिनट्स में मैं जो जीवन बदलना चाहती हूँ लोग वैसे बदल जाए, सब मेरे से प्यार करने लग जाए, सब कुछ हमें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। पर अगर मैं आध्यात्मिकता और एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, मैं रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा होता है कि लोगों के अंदर बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बट द थिंग इज उस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को आप सस्टेन कितनी देर कर पाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रैपिड हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बट वो आगे कुछ टाइम पे जाके वो फिर से जीरो, या कहिए कि फिर से हम बैक टू जीरो पर आ जाते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। बट जो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स, वो बड़े सटल लेवल पर होती है, और जो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं। पर हमें क्या लगता है कि भौतिक आंखों से हमें दिखना चाहिए वो बदलाव, वो ही फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। पर उसके लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि धैर्य रखकर ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। और दूसरी जो चाबी है पहुंचने की, वो है परसिस्टेंस की, कि हमें लगातार कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम गिव अप कर दें कि मेरे से तो 1 घंटा मैंने 40 दिन ध्यान करके देख लिया, मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, गुस्सा नहीं गया, छोड़ दो, है ना। वो परसिस्टेंस नहीं है। परसिस्टेंस है हर दिन एक नया दिन, जैसे मैं लूं कि हर दिन एक नया दिन है और आज मैं फिर से ट्राई करूंगी और अपना 100% दूंगी उस चीज में। आउटकम पे फोकस ना करके मैं एफर्ट पे फोकस करूं, तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। तो ये दो बहुत जरूरी चीज है ट्रांसफॉर्मेशन को पाने के लिए। पर ये तो पता चल गया कि ऐसे ये हमें पेशेंस और परसिस्टेंस से हम ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमें लगता है कि हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं ला पा रहे अपने जीवन में, जिसे मैं एस्पायर करती हूँ, जिस जैसा मैं बनना चाहती हूँ? क्या ऑब्स्टेकल्स होती है ना। जैसे आपने, आई एम श्योर फीमेल्स घर में आप दही जमाते होंगे, है ना। हम मिल्क से कर्ड जमाते हैं, और उसका एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, जैसे हमें थोड़ा सा गर्म दूध लेना होता है, उसमें 1 चम्मच खट्टे का लगाना होता है, और उसको ढक कर रख देना होता है। और जब हम सुबह, जैसे रात को अगर जमाया है, तो हम सुबह उठेंगे तो उसमें दही जमा होगा। तो हमें क्या लगता है, दूध से दही जम गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। फोकस वो नहीं पे जाता उसके प्रोसेस को, कि कितने घंटे लगे उसको दही बनने में, है ना। जैसे हर एक मॉलिक्यूल में दूध के बदलाव आया होगा, उस कारण उस बदलाव से, ट्रिलियन बदलाव से, वो एक समय के बाद वो दूध से दही जमा है।
पर हमें प्रोसेस दिखता है बस दूध से तो दही जम गया, पर उसने समय लिया है ना। पर हमें लगता है ट्रांसफॉर्मेशन की फटाफट, जैसे दूध से रात को हम सोए, सुबह उठे और हम पूरा ट्रांसफॉर्म्ड हो। उसको होने में समय लगता है ना। हर जन की अपनी एक यात्रा है, अपने कर्म है, अपनी धारणाएं हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए, तब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। और हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके संस्कार अलग हैं, हमारे अलग हैं, उनका जीवन देखने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। तो शायद वो आगे हो, हम पीछे हो, या हम आगे हो दूसरे पीछे हो, तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हम एक जैसे नहीं है, हम डिफरेंट है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन में हमें वो समय लगता है, वो सटल चीजों को बाहर आने में समय लगता है, पर बदलाव होता है दोस्तों। उसके लिए हमें पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत है। तो दो, अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल्स क्या है ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए, पहली अगर मैं ऑब्स्टेकल की बात करूं वो है ईगो, अहंकार जिसे हम कहते हैं, है ना। और दूसरी ऑब्स्टेकल क्या है हमारी, वो है डिजायर्स, हमारी जिसे कहेंगे ना हिंदी में हम बोलते हैं काम, हमारे लस्ट कह सकते हैं, डिजायर्स भी। अगर मैं लस्ट और अगर इसको ब्रीफली बोलूं तो लस्ट, और लस्ट क्या है कि हम अपने ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं अपने सेंसेस को, है ना, सेंसुअल चीजों को ग्रेटिफिकेशन देना ही लस्ट है। कि आप सेंसेस को पूरा करना चाहते हो, जो आपकी सेंस कह रही है आप वो करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, बट वो खुशी एक टेम्परेरी होती है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी होती है। जैसे ही वो चीज चली गई, या जैसे आपके मन में आया कि अरे मुझे तो आज सुनते ही जलेबी का टेस्ट आ गया जीभ पर, कि मुझे तो अब जलेबी खानी है ना, आप जलेबी खाने की कोशिश करोगे, कैसे जाऊं, ऑर्डर करूं या बाहर जाके खाऊं। आप जैसे ही जलेबी खा लोगे 2 मिनट के अंदर वो ग्रेटिफिकेशन हो गई, वो अच्छा जो आपको लग रही थी फीलिंग वो खत्म हो गई। फिर से वापस से हम अच्छी चीजों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि अब किससे मुझे खुशी मिलेगी, है ना। तो क्या है, डिजायर्स हमारी कहीं ना कहीं हमें उस ट्रांसफो जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमें कहीं ना कहीं रोकती है, और हमारी ईगो रोकती है। तो अगर ईगो की बात करें हम कि ईगो कैसे हमें रोकती है, जैसे आपने देखा हो कि अगर कोई अल्कोहल पीता है तो क्या होता है, उसको उसका कंट्रोल लूज होने लग जाता है। लूज कंट्रोल किस में होता है, बिटवीन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड बिटवीन द ब्रेन, है ना। क्या होता है जब एक अल्कोहल पर्सन पिएगा, वो कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं, ब्रेन कुछ और कह रहा है और जा वो कहीं और रहा है। ऐसे ही हमारी जब ईगो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जब हमें पता ही नहीं है कि ईगो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं ईगो के कंट्रोल में हूं, तो हम लूज कर देते हैं अपना कनेक्शन बिटवीन, मैं कहूंगी, व्हाट यू वांट टू बी वर्सेस व्हाट यू शुड बी और व्हाट यू आर। जो आप हो और जो आप बनना चाहते हो उसके बीच में कंट्रोल नहीं रहता है आपका, जब ईगो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो हम चाहते तो है वो बनना, पर हम पे अपने पे ही नहीं कंट्रोल होता जो अभी हम है। मतलब ये थोड़ा सोचने, इस पे थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है कि जो मैं कह रही हूँ कि कैसा होता है, कि जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे ईगो क्या है, ईगो does not worry about the things that may or may not important. ईगो उसके बारे में वरी नहीं करता कि मेरे लिए क्या जरूरी है या क्या इंपॉर्टेंट है। ईगो वरी करता है जो उसको लगता है वो उसके लिए ठीक है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि उदाहरण अगर मैं दूं, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को बदलना चाहिए और ये बदलेगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, ये ईगो बोल रही है। क्योंकि ईगो क्या सोच रही है कि जो मैं सोच रहा हूं ना वो ही सही है और वो उस पर्सन को बदलना चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर हम रियल में सोचे कि हम किसी को बदल भी देंगे, क्या वो सच में तब भी मुझे खुश रख पाएगा। ईगो हमेशा वो ही एक इल्यूजन में हम रहते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए ठीक है,
दूसरे पर्सन को ऐसा करना चाहिए, उसको मेरी बात सुननी चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानना चाहिए, उससे मुझे खुशी मिलेगी। हमें ईगो इसी के अंदर ही घुमाए रखता है, जो मुझे लगता है सही है, पर ऐसा नहीं है। जो रियलिटी में सही है मैं उसके बारे में तो सोचती नहीं हूँ। और रियलिटी में क्या सही है कि मुझे दूसरे को बदल के करना क्या है। अगर कोई और मुझे तो खुश रख ही नहीं सकता, खुशी तो मेरे भीतर है, मुझे अपने भीतर ढूंढने की जरूरत है। पर ईगो हमें क्या करेगा, वो आउटर चीजों पे लेके जाएगा कि उसके कारण मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर उसकी शराब चली जाएगी तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने क्या करा, अपनी सारी खुशी का बोझ उस अल्कोहल पे डाल दिया। पर ऐसा नहीं है, खुशी के केंद्र आप खुद हैं, है ना। अगर आप बोले कि ठीक है वो उसकी चॉइस है, बट खुशी मेरे हाथ में है, मैं इस सिचुएशन में भी खुश रह सकता हूँ। 50 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मैं खुश रह सकता हूँ, पर अभी भी मैंने वो एक ही चीज को पकड़ा हुआ है जो नहीं बदल रही है। तो ईगो हमें इन ही थॉट्स में घुमाते रहता है। और जैसे कि, और अगर मैं बात करूं तो इसी को ही अगर हम और अच्छे से समझेंगे कि हम कहते हैं कि हमें ना अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना चाहिए। आपने बहुत जगह ये टर्म सुनी होगी कि एलिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं हम, जो जिस चेतना में अभी हम हैं उस चेतना को हम बढ़ाएं। तो एलिवेट योर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, अगर आप में से अगर कोई कहना चाहे कि क्या परिभाषा है, क्या आप समझते हैं एलिवेट योर कॉन्शियसनेस को? I'll say Kripa. जी कृपा जी। Acha, I think it means like elevate your consciousness, like it's like awakening and trying to realize your true self, your higher self. Mm-hmm. Yes, Uh, yes. it means it means recognizing your true self, Recognizing your who you actually are. harm. Yes. Okay. Yes. Right. Yes. और कोई? I would like to say, Yes. uh, hi, Shubhangi Sujata here. Yes, Sujata ji. Yeah. So what I feel by elevate your consciousness, which means we have to increase our awareness. Mm-hmm. Heightened awareness is basically what I feel is Yes. elevated consciousness. Absolutely. Yes. Yes. And somebody is writing in the comments that be more aware. Aditi is saying, and Srijana ji is saying consciousness को higher vibration में feel करना, right? तो कॉन्शियसनेस अगर हम अपनी एलिवेट करना चाहते हैं कॉन्शियसनेस को, तो हमें ट्रू नेचर ईगो की पता होनी चाहिए कि ईगो की क्या नेचर है जो हमें इस लूप होल्स में रहता है। अगर हम वो ईगो की नेचर समझ जाएंगे ना, हम ऑटोमेटिकली अपनी कॉन्शियसनेस को हम एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सटल है ईगो। हमें लगता है कि हाँ ईगो से मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत अवेयर हूँ। तो ईगो जो होती है ना, बड़े सटल तरीके से काम करती है। जैसे मैंने अभी बोला कि ईगो उस चीज के बारे में वरी करेगी जो आपको लगता है ठीक है और आप उसके लिए वरी कर रहे हैं, बट ईगो उस चीज के लिए वरी नहीं करती जिसके लिए आपको सच में वरी करना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि वो आपको जो लगता है आप उसकी चीज में वरी करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक और अच्छे से एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बहुत ग्रेट फिलोसफर रहे हैं जिनको जिनका नाम है बेंटो, और ये चिकोस्लोवाकिया में इन्होंने बॉर्न एंड बॉट अप रहे, फिर उसके बाद आई थिंक अपने लेटर इयर्स में ये यूएस चले गए। तो इन्होंने दो टर्म्स के बारे में ना बहुत सुंदर कहा है, और ये टर्म्स जो उन्होंने बताई हैं, रूडिमेंट्री कॉन्शियसनेस एंड सेकंड इज हायर कॉन्शियसनेस, इन दो के बारे में उन्होंने बताया है। तो एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि आप रोड साइड पर वॉक कर रहे हैं, सोचिए ना, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होता है या रोड साइड है, आप साइड वे में वॉक कर रहे हैं और वॉक करते हुए जा रहे हैं, और सडनली कोई पीछे से, जिससे भी आप थीफ कह लीजिए या रॉबरी कह लीजिए, रॉबर कह लीजिए, वो आता है और वो आपको सर पे मारता है और आप गिर जाते हैं जमीन पर, बेहोश हो जाते हैं। और
जब आप बेहोश होने से पहले, जब आप अपनी कॉन्शियसनेस में थे, आप क्या कर रहे थे? आप वरी कर रहे थे, क्या मेरे वॉलेट में पैसे पूरे हैं, मेरा बैंक बैलेंस ठीक है, मैं जहां जा रहा हूँ वहां ठीक से पहुंच जाऊंगा, मेरा लैपटॉप ठीक है क्या? आप इस चीज के बारे में वरी कर रहे थे, अपनी चीजों को, अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में। पर जैसे ही किसी ने आपको हिट किया और आप बेहोश हो गए, आपको उस समय कुछ नहीं याद रहेगा कि आपकी बिलोंगिंग्स कहाँ है या चीजें कहाँ है, और वो जो थेफ्ट है, जो रॉबर है, वो आपकी बिलोंगिंग्स लेके भाग भी गया। बट यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट वरी अबाउट द बिलोंगिंग्स, बिकॉज आप अलग ही डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, जहां पे आपको ये जो सटल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो चीजें हैं, बिलोंगिंग्स है, वो आपको मैटर ही नहीं करेगी, बिकॉज आप एक डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है। आप समझे? तो ये क्या है कि एक हायर कॉन्शियसनेस है जहां पे आप वरी नहीं कर रहे हो ये मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। अभी ईगो आपको क्या करती है? इस मटेरियलिस्टिक चीजों में बांध कर रखती है कि अरे मेरे बच्चे सेट हो जाएं, उनके पास अच्छी नौकरी हो जानी चाहिए, उनके पास घर हो जाना चाहिए। पर जैसे ही आप बेहोश हुए, जब आप सड़क पर गिर गए, आपको इन चीजों के बारे में, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट सटल वे से ईगो जो काम करनी चाहिए वो कहाँ काम करिए? क्या शायद आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप जिंदा हैं, है ना, आप अलाइव हैं, इन चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए। बट आप उन पे ध्यान ना देके आप मटेरियलिस्टिक चीजों पे देते, जैसे अपनी ब्रेथ पे कि यार थैंक यू, मैं जिंदा तो हूँ, मेरे हाथ पैर तो सही है। पर हम अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, जो बेसिक चीज है जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए, मैं उस पे देता ही नहीं हूँ। मैं उन चीजों पे देता हूँ कि वो चला भी जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तब पड़ेगा, सोचिए अगर वो थीफ ने आपको इतनी तेज मारा हो कि आप मर ही गए, है ना, तो क्या है, फिर आपकी वो ईगो भी ड्रॉप हो जाएगी। जो बेसिक ईगो कह लीजिए, जो बेस है ईगो का, कि आप जिंदा हैं, मरे नहीं है, एक और डिफरेंट कॉन्शियसनेस में आप चले गए। तो ईगो भी ना एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस पे चलती है। अगर आप जिस कॉन्शियसनेस में होगे ना, आप उन चीजों के बारे में वरी करेंगे। जैसे अगर अभी मैं क्या थी, अभी मैं पैसों के बारे में वरी कर रही थी। जब मैं बेहोश होने से पहले मेरा ध्यान कहाँ था? सिर्फ पैसे में, कि मेरे वॉलेट में पैसे हैं, मेरे बैंक में पैसे हैं, मेरा लैपटॉप ठीक है, ये सब है। तो क्या है, मैं एक सटल, एक ऐसी कॉन्शियसनेस में हूँ जहां पे सिर्फ मैं मे बी इनसिक्योर फील करती हूँ, अपने आप को सिक्योर फील करना चाहती हूँ कि मेरे पास पैसा है। और अगर एक दूसरा पर्सन है जो पैसों के लिए वरी नहीं करता, उसको ये रहता है कि क्या मैं किसी से ठीक से बात कर पाता हूँ, मैं कैसे बात करूंगा, मुझे प्रॉब्लम आती है। दूसरे पर्सन को चिंता होगी कि मैं तो बहुत ही अच्छे से बात करता हूँ, मैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप खुल के बात कर सकते हो, कुछ लोग होते हैं जो खुल के नहीं बात कर सकते। तो क्या हर जन की अपनी वरीज है, अपने ही ईगो के वो जाल में फंसे हुए हैं। बट द थिंग इज, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, आप समझने लग जाते हो कि ये ईगो का वो क्लटर ऑफ थॉट्स के साथ मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, जो मुझे हमेशा इस वर्ल्ड में या इस अर्थ पे बांध के रखेंगी, वो ही मेरी प्रायोरिटीज रहेंगी। बट प्रायोरिटीज कुछ और होनी चाहिए, जिसमें हमें ये रियलाइज होता है, अगर हम एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में नहीं होंगे, हम हमेशा चिंता में रहेंगे, हम हमेशा चिंता करते रहेंगे। दूसरों के लिए चिंता, अपने लिए चिंता, बच्चों के लिए चिंता, हर दफा चिंता चिंता, वरी में हर दफा कि हाय मेरे पास तो ये पैसे नहीं है, दूसरों के पास तो आ गए, मेरे नेबर्स के पास ये आ गया, मेरे पास नहीं आया, इसकी मैं टेंशन लेती हूँ तो चिंता आई है। अगर आई है तो आप उसको कैसे ले रहे हैं, है ना, उस पे आपको मनन कर रहा है, चिंतन करना है, रिफ्लेक्शन करना है कि ये क्यों आई है मेरे पास। तब आप समझ पाएंगे कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। आप देखते हैं कि आपका कंट्रोल कहाँ पर है, आप कौन सी चेतना के स्तर पर है, उस हिसाब से आप अपने ईगो को कंट्रोल करते हैं। और जैसे कि कहते हैं कि जब आपको ये समझ आ जाता है, जब आप चिंतन में जाते हैं, तो क्या है कि यू चेंज व्हाट यू वरी अबाउट एंड योर लाइफ चेंजेस।
क्या है, चिंताएं तो बहुत सारी, हम उन्हीं चिंताओं में रहते हैं, ये चिंता है, ये चिंता है, ये चिंता है। पर जब मैं एक चिंता को खुद चूज करता हूँ और उस पर काम करने लगता हूँ तो मेरा जीवन बदल जाता है। अभी क्या है, मेरे को चिंता अपने तरफ अट्रैक्ट कर दी और मैं उस चिंतन में घुसी जाता हूँ। पर अब मैं पिक कर रहा हूँ उस वरी को कि ठीक है, ये मेरे जीवन में आई, ये मुझे क्या सिखाने आई है, रिफ्लेक्ट करूं मैं उसके ऊपर, इससे मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मैं वो रिफ्लेक्ट करूं, मैं ब्लेम में ना जाऊं कि ये उसके कारण है या ये चीज मेरे पास नहीं है, ये इसके कारण मुझे ये फील हो रहा है। तो मैं जब चिंतन में जाऊंगा और अपने वरी को चूज करूंगा तो आप देखेंगे आपका जीवन ही बदल जाए, क्योंकि अब आप चूज कर रहे हैं, ना कि चिंता आपको चूज करिए कि मेरे पास आ जाओ। मैं उसको कह रहा हूँ ठीक है, मैं चूज कर रहा हूँ, तुम मेरे कंट्रोल में हो, है ना। और फिर मैं उस पे काम कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, एक वरी को पकड़े, उस पे काम करें। ये एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है कि आप उस पे काम करना शुरू करें कि ये चिंता आई है तो मुझे इस पर चिंतन करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ चिंता 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 में ही रहेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा, रेजोल्यूशन ही नहीं होगा। आप सिर्फ वरी 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 को ही ढूंढते रहेंगे ना। ऐसे ही एक जगह मैंने ऐसे पढ़ा था, एक स्टोरी सुनी थी ऐसे ही। एक बार ना रूरल एरिया में, बहुत पिछड़े इलाकों में, एक बारी क्या होता है, एक सड़क पे बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा होता है, गाड़ियां जा रही होती हैं। तो रोड के साइड पे दो मंक्स खड़े होते हैं। तो एक मंक होता है जो सीनियर मंक होता है, दूसरा मंक जो होता है वो जूनियर मंक होता है। तो और उन्होंने एक बोर्ड पकड़ा होता है हाथ में, और बोर्ड पे लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है कि योर एंड इज नियर, वी कैन हेल्प, वेट। योर एंड इज नियर, वी कैन हेल्प, वेट, ये लिखा होता है। तो जब जो गाड़ियां जा रही होती हैं वो पढ़ती हैं ऐसे, तो वो शीशा नीचे करती हैं और वो मंक्स को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये तुमने क्या लिखा है कि तुम्हारा एंड अभी होने वाला है और हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, वेट करो। तो वो कहते हैं कि ये सब पैसा बनाने की चीजें हैं, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, बहुत उल्टा सीधा उन मंक्स को बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे टैंट्रम्स हैं गाड़ी रोकने के लिए ताकि तुम पैसे ले सको, ये वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और गाड़ी वाले शीशा ऊपर करते हैं और आगे चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं थोड़ी देर बाद गाड़ी को क्रैश होने की आवाज आती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या धमाका हो गया। तो फिर जो बड़ा मंक होता है वो छोटे को कहता है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान की इच्छा थी, गॉड्स विल थी, जो होना था वो तो भगवान ने करा। फिर ऐसे ही दूसरियां गाड़ी आती रहती है, वो जाती रहती है और क्रैश होती रहती है, तीसरी गाड़ी जाती रहती है और बड़ा मंक यही बोलता रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो भगवान की इच्छा है, जो कर रहा है भगवान ही कर रहा है। तो जिसमें छोटा मंक होता है वो देखता है 4-5 दफा ऐसा हो गया और गाड़ियां, लोग मरते जा रहे हैं, गाड़ियां टूटती जा रही हैं। तो उसको लगता है, वो कहता है कि मंक, बड़े मास्टर्स, मैंने देखा आपने, ठीक है आप कह रहे हो कि भगवान की विल है, बट क्या हमें ये मैसेज को बदलना नहीं चाहिए, हमें लिखना चाहिए द ब्रिज इज ब्रोकन अहेड, वेट, ताकि लोग रुकें कि हाँ आगे जो पुल है वो टूटा हुआ है। पर ऐसे तो कोई रुक ही नहीं रहा है। तो क्या है, ये जो मैसेज है ना जो लिखा हुआ है कि योर एंड इज नियर, वी कैन वेट और हेल्प, ये क्या है, ये ईगो क्रिप्टिक, हम कहते हैं इसको, जैसे कि ईगो क्रिप्टिक, वो है मैसेज है, ये रिस्पॉन्स है। हमारा ईगो ना ऐसे ही बात करता है, हमें लगता है ईगो ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है, वो आपको उल्टा उल्टा घुमाता रहेगा अपने जंजाल पे, वो सीधा नहीं लेके जाएगा। जैसे सीधा मैसेज है कि भैया पुल टूटा हुआ है आगे रुक जाओ, पर हमने क्या लिखा हुआ है, अजीब सी अपनी कहानी बनी हुई है। तो ईगो हमें ऐसे ही घुमाती रहती है, और हम वो घुमाती क्यों रहती है, क्योंकि हम वैसा ही देखना चाहते हैं, हमें लगता है यही ठीक है, और हम उसी बंधन में अपने आप को बांधे रखते हैं और वही लेना चाहते हैं मैसेज जो हमें चाहिए ना। जैसे कि एक और किस्सा याद आया मुझे ईगो से रिलेटेड, कि एक बार एक वाइफ होती है और हस्बैंड होते हैं, तो
काम से ना जब भी हस्बैंड आते हैं, मतलब रोज शाम को 5, 5:15 हस्बैंड ऑफिस से आ जाते होते हैं। तो एक दिन होता है वो वेट कर रही होती है अपने हस्बैंड का, 5 बज जाते हैं, 5:15, 6, 6:30, 7 बज जाते हैं, 8, पूरी रात बीत जाती है। और उस समय कोई फोन वोन अभी जैसा नहीं था, सब लैंडलाइन फोन होते थे। तो पूरी रात बीत जाती है और हस्बैंड आते नहीं है, और सुबह लैंडलाइन पे फोन आता है। तो वो फोन उठाती हैं तो उनके हस्बैंड होते हैं, और हस्बैंड कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ। वो कह रही हाँ आप कहाँ थे, पूरी रात थे नहीं आप? वो कह रही हाँ एक्चुअली मुझे कल ऑफिस में ना सिवियर हार्ट अटैक आया, और इतना मैसिव हार्ट अटैक आया, तो मेरी जो कुलीग थी शीला, वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। मुझे एडमिट हुआ, 95% मेरी आर्टरीज ब्लॉक थी। तो अपना मैं अनकॉन्शियस था, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, पूरी रात हुआ। और अभी मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयां बताई हैं, ये खानी है, और 7 दिन मुझे और रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल का नाम है, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो वाइफ कहती है कि अच्छा ये शीला कौन है? ये शीला कौन जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई? तो क्या है, ये ईगो है। जो सारी आसपास की कहानी है ना, उस पे हमने ध्यान नहीं दिया। जो हमें लेना है, जहां पे मेरी सुई अटकी हुई है कि ये शीला कौन है, ईगो यही है। ईगो हमें दिखाएगी कि अच्छा ये ठीक है, यहाँ पर है कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ चल रहा है या यहाँ कुछ सही नहीं है। पर आसपास की इंफॉर्मेशन को मैं न्यूटिफाई कर देता हूँ, मैं उसको लेता ही नहीं, नलिफाई कर देता हूँ कि वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए शीला। तो ऐसे ही ईगो है दोस्तों। जहां पर हम अपना फोकस रखेंगे ना, ईगो वहीं पर हमें बूस्ट करने लग जाएगी। तो हमें देखना है कि हमारा फोकस कहाँ पर है ना? अपनी फोकस को हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक गरम स्पून, स्टेनलेस स्टील का स्पून पकड़ा हुआ है ना, और वो चम्मच एक गरम पानी, खौलते हुए गरम पानी में रखा गया था, और फिर आपने उसको पकड़ लिया। और अब आप बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो गर्म है ही नहीं चम्मच, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत कूल पर्सन हूँ, मुझे तो ये होता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं पर आपको सच में हॉट फील हो रहा है। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको उस चम्मच को छोड़ना है, और दूसरी ऐसी चीज पे फोकस रखना है जो कूल हो। शायद कोई ऐसा चम्मच जो ठंडा हो, जो इतना गर्म ना हो, आपको वहां फोकस करने की जरूरत है। तो सेम वे दोस्तों, ईगो क्या, हमें जब हम कहते हैं ना कि ईगो क्या है, हम समझ गए ईगो की, ठीक है मैं जेलसी फील करता हूँ, अब आगे से मैं जेलसी नहीं फील करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ये सब क्या है, ये एफर्मेशन ये काम नहीं करती है। क्योंकि जो आप फील कर रहे हो ना, आपको उसको फील करना है पहले। तो हम क्या करते हैं, हम उस फीलिंग्स में जाते ही नहीं, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, है ना? वो फील हो रहा है आपको, हॉट फील हो रहा है, आप पहले कहो हाँ मुझे हॉट फील हो रहा है, पर अब इसके लिए मैं क्या करूं ताकि ये हॉटनेस कम हो सके, है ना? तो ये क्या कर रही हूँ, मैं चिंतन कर रही हूँ, मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि कैसे मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट करूं अपना फोकस, जहां पर मुझे थोड़ी अच्छी एनर्जी मिले, जहां पे मैं थोड़ी शांत हो पाऊं, एक ऐसी खूबसूरत जगह हो जो मुझे मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, मैं वहां फोकस रखूं। ना कि इस फोकस पे रखूं कि चम्मच चाहे गर्म है पर मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को ये गर्म लग ही नहीं रहा है ना, मैं डिनाई में चली जाती हूँ। तो ईगो यही है हमारे, ईगो हमें इसी चीजों में बांधती है और उन्हीं चीजों पे फोकस दिलाती है जिसपे हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, पर वो इम्पोर्टेंट होते नहीं। तो तभी हम एलिवेट कर सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को। तो अभी हम दोस्तों मेडिटेट करते हैं इसी पर ही, और फिर अगर किसी के कोई सवाल या कुछ होगा पूछने के लिए तो हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आप सब एक सुख आसन में बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें।